हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास सीरीज चला रहा हूं और आपको मालूम है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भारत में स्वायत्त राज्य का उद्भव हुआ है, यानी स्वतंत्र राज्य जो उभरे हैं, उनके संदर्भ में हमारा ये वीडियो है। उसमें हमने आपको पंजाब राज्य के बारे में बताया, हैदराबाद, मैसूर, अवध और राजपूताना राज्य, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसी की अगली कड़ी जो है दोस्तों, वो अगली कड़ी है हमारा बंगाल राज्य। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल राज्य जो है मित्रों, वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बंगाल राज्य का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। कैसे काफी महत्वपूर्ण है? क्योंकि बंगाल का जो लोकेशन आप देखिएगा तो बंगाल का जो क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ है, गंगा नदी का कछाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, तो लोकेशन स्वाभाविक बात है कि उपजाऊ भूमि है। दूसरी बात कि बंगाल राज्य में पॉपुलेशन भी पर्याप्त है। बंगाल राज्य में पॉपुलेशन पर्याप्त है और उपज ज़्यादा है। इसका परिणाम राजनीतिक गतिविधियां भी काफ़ी एक्टिव है, और राजनीतिक गतिविधियां जब एक्टिव है तो इसके साथ साथ एक और इसके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है, जो व्यापारिक मार्ग है इसका समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि बंदरगाह से कनेक्टिविटी है ना। और वो है बंगाल, बे ऑफ बंगाल का इलाका है ना। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ प्रदेश है बंगाल। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या फिर टीचर का जो एग्जाम है बिहार टीचर का, या फिर दरोगा का जो एग्जाम है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए मेरे दोस्तों। तो हम लोग बंगाल राज्य के सेगमेंट में आते हैं। देखिए, जो बंगाल राज्य है उसमें बंगाल में अंग्रेजों की पहली कोठी जो स्थापित हुई है वो 1651 में हुई है, शाह शुजा की अनुमति से हुई है। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर बॉटम द्वारा एक राजवंश की स्त्री का तबीयत खराब हुआ, उसकी इलाज डॉक्टर बॉटम ने किया। वही डॉक्टर बॉटम जो अंग्रेजी चिकित्सक थे, उनके द्वारा जो इलाज किया गया तो परिणाम पॉजिटिव आया। आज परिणाम पॉजिटिव का परिणाम अंग्रेजों के लिए ये हुआ कि उन्हें 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। इसके साथ साथ 1698 में अजीमुद्दीन ने कंपनी को सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी, है ना। गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। इसके साथ साथ 1717 में, देखिए ये 1698 में अजीमुद्दीन वहां का शासक था, इसको अपॉइंट किया था औरंगजेब ने। और उसके बाद जब 1717 में फारुखसियर मुगल बादशाह बना तो उसने 3000 रुपये वार्षिक के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजों की दोस्तों, और इसे ही आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद जो पहला वहां पे नवाब बनता है उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक रहा है। इसमें औरंगजेब ने इसे 1700 में बंगाल का दीवान बनाया था। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान बनाया था। फारुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बना दिया 1717 में, तथा 1719 ईस्वी में उड़ीसा को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। आप देखिएगा बारी बारी से कि बंगाल एक छोटा सा प्रांत था, उसमें उड़ीसा को जोड़ दिया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां के समय में उड़ीसा को भी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। मुगल बादशाह कौन था? फारुखसियर था। किसके समय में उड़ीसा बंगाल का हिस्सा बना? तो आप ध्यान रखिएगा, फारुखसियर के समय में मुगल बादशाह। और वहां का नवाब कौन बना था उस समय में? जो सूबेदार के रूप में था उस समय, वो मुर्शिद कुली खां था।
इसके बाद मित्रों इसने क्या किया कि राजधानी को ढाका से बदल के मुर्शिदाबाद स्थापित कर दिया। मुर्शिदाबाद ढाका से बदल के मुर्शिदाबाद स्थापित कर दिया। और मुर्शिदाबाद का जो अन्य नाम है, जब ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्शिदाबाद का अन्य नाम है तो क्या है? मकसूदाबाद। क्या है दोस्तों? मकसूदाबाद। अब आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए मित्रों, ठीक है? ठीक है मित्रों, चलते हम आगे। अगला इनका जो कार्य है उसके बारे में। इसने क्या किया? मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। यही इजारेदारी व्यवस्था जो आगे चल के परमानेंट सेटलमेंट का आधार बनता है। और परमानेंट सेटलमेंट ने किस प्रकार से किसानों की स्थिति को बदनाम किया है, यानी बर्बाद किया है, इसको भी हम आगे देखेंगे, अंग्रेजों की आर्थिक नीति में देखेंगे। ठीक है, सबको आप लोग नोट करते जाइएगा मित्रों। इसके बाद बंगाल में कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है किसको? मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। यह आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बना सकता है कि बंगाल में कुलीन वर्ग का संस्थापक या कुलीन वर्ग का जनक किसे माना जाता है? मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। किसानों को इसने तकावी ऋण दिए। तकावी मतलब एडवांस में दिया जाने वाला ऋण था। किसान के पास पैसा नहीं था तो कहा कि ठीक है, लो पैसा देते हैं, खेती करो। स्वाभाविक बात है कि पैसा आप दीजिएगा, खेती वो करेगा, तो फसल पे तो अधिकार रहेगा ना शासक का, है ना, और उसके अनुकूल तो टैक्स लेवे करेगा। वही चीज यहाँ ध्यान रखना है। मालगुजारी के लिए कठोर कानून बनाए। स्वाभाविक बात है, पैसा जब आपको देगा तो आप उसके अनुकूल ही चलना पड़ेगा आपको। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ मेरा खांसी हो गया है, इसलिए ऐसा आवाज आ रहा है। अब हम चलते हैं, मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन आया। सुजाउद्दीन क्या है? मुर्शिद कुली खां का दामाद है। कौन है? मुर्शिद कुली खां का दामाद है मित्रों। 1733 में बिहार भी इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन? बंगाल के अधीन। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां के समय में उड़ीसा को बंगाल का हिस्सा बनाया। अब इसके समय में बिहार को बंगाल का हिस्सा बनाया। यानी बंगाल का जो इलाका है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी इसका इलाका में फैला हुआ है। और इसने क्या किया? अलीवर्दी खां को नायब सूबेदार बनाया। क्या बनाया? नायब सूबेदार बनाया। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि सरफराज खां आता है। सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां। सरफराज खां सुजाउद्दीन का पुत्र था, जिसको अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया का युद्ध, बिहार में दरोगा का जो एग्जाम होता है उसमें अक्सर ये पूछता है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मानी जाती है। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज को डिफीट किया, यानी हराया, और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन बैठा। अब यहां देखिएगा मित्रों, इसका जो एक्टिविटी है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहा है। इसके बाद मुगल सम्राट को इसने क्या किया? 2 करोड़ रुपया देकर, 2 करोड़ रुपया मुगल सम्राट को देकर इसने पद को स्थायी बना लिया कि भाई हम स्थायी पद पे अब रहेंगे, आप रुपया 2 करोड़ लीजिए और ऐश कीजिए, है ना। यही खेल चलता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मराठा सरदार रघुजी से 1751 में संधि की। दरअसल उड़ीसा में उत्तरी सरकार का इलाका है, और उत्तरी सरकार का जो इलाका है दोस्तों, वो जो है उपजाऊ काफी है, क्योंकि महानदी का बेसिन इलाका है, उपजाऊ ज्यादा है। जहां उपज होगी वहां पे उस क्षेत्र के लिए मार तो होगी ना। मार इसलिए होगी क्योंकि उस क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्शन आएगा। अगर आप उठाइएगा इतिहास, तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक में उड़ीसा के क्षेत्र को लेकर आपस में हर शासक भिड़ते रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन था कि वहां की उपजाऊ भूमि से रेवेन्यू कलेक्शन, जो शासक उस इलाके को अपने कब्र में रखता, उसका रेवेन्यू कलेक्शन अधिक से अधिक होता, और ये रेवेन्यू कलेक्शन उसके साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य की मजबूती में मदद करता। इसलिए उस इलाके को
वो हड़पने के लिए बेचैन होता था। इसने क्या किया कि मराठा चूंकि उभरती हुई शक्ति थी, मराठा से संधि कर लिया और मामला को सेटल किया ताकि आराम से अपने साम्राज्य को हम आगे बढ़ाते रहें। इसके बाद यूरोपियनों की तुलना इसने, अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना इसने मधुमक्खी से की। कहा कि ये यूरोपियन वह मधुमक्खी है जिसको छेड़ो मत, और छेड़े तो फिर ये आपको खत्म कर देगा, इसलिए मधुमक्खी से तुलना की है किसकी? यूरोपियों की। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाता है किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियों यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की? तो अलीवर्दी खां आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बारी बारी से इसको पॉज करके सबको नोट कर लीजिएगा। एक बार फुल फ्लेज में आपका वीडियो आपका अगर कंटेंट बन गया, आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे हर एक कंटेंट को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है मित्रों, चलते हैं। सबसे छोटी पुत्री का पुत्र यानी उसका नाती सिराजुद्दौला को उसने उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, घोषित कर दिया कि भाई मेरा उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला होगा। कलकत्ता में अंग्रेज था, कलकत्ता में जो कोठी थी, कोठी मतलब फैक्ट्री, वो अंग्रेजों की थी, और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की कोठी थी, है ना। इसमें किलेबंदी का विरोध किया। इन लोगों ने क्या किया? कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलाबंदी करना शुरू किया और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने किलेबंदी करना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ कि भाई कहा कि आपका काम बिजनेस करना है, बिजनेस कीजिए, आप इसका बाउंड्री क्यों कर रहे हैं, किलाबंदी क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध किया। विरोध, भाई अंग्रेज है, वो किसी का सुनता नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुकूल चलता है ना। शासक निर्माता का भूमिका निभा रहा है तो कहीं से आपका सुनेगा, है ना। इसलिए विरोध किया। बेचारा विरोध करता है क्या, खुद मर गया जलशोध की बीमारी से। बिहार में एग्जाम पूछ सकता है, बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन, जब बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई ये पूछ सकता है बीपीएससी या बिहार दरोगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी पूछ सकता है कि अलीवर्दी खां की मौत किस कारण से हुई है? तो जलशोध की बीमारी से हुई है। कब हुई है? 1756 में हुई है। विरोध किया, बेचारा खुद बीमार था, दुनिया से चला गया, क्या विरोध करेगा। इसके बाद जो अगला शासक बनता है उत्तराधिकारी, तो चुना ही था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। इसके मूलतः 3 शत्रु थे दोस्तों, है ना। हम देखेंगे इसको, 3 शत्रु थे। कौन कौन से 3 शत्रु थे? घसीटी बेगम, एक है घसीटी बेगम। ये घसीटी बेगम वही है जो ढाका के गवर्नर की विधवा है, और ढाका के गवर्नर की विधवा यानी कि अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी, है ना। क्योंकि छोटे बेटी के बेटा को इसने उत्तराधिकारी बनाया था, यानी छोटे नाती को उत्तराधिकारी बनाया था, तो बड़ी बेटी का भी नजर था कि बाप का उत्तराधिकारी मेरा बेटा बने, है ना। ये मामला फंस गया यहाँ। फिर शौकत अली इसका शत्रु था। शौकत अली कौन था? पूर्णिया का नवाब था। अब इसने, सिराजुद्दौला ने क्या किया? मनियारी के युद्ध में 1756 में शौकत अली को हरा दिया। धीरे धीरे अपना समस्या खत्म कर रहा है ये। इसके बाद जो शत्रु था इसका, वो अंग्रेज था। अब अंग्रेज कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री का किलाबंदी कर रहा था। इसका नाना जो है वो उसका विरोध किया था। ये तो नजर में इसको भी है, इसने भी विरोध किया, कहा कि भाई देखो बात ठीक नहीं है। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की बस्ती थी, चंद्रनगर की फ्रांसीसियों की बस्ती को किलेबंदी करने पर जब आरोप लगाया गया तो फ्रांसीसियों ने बात माना और किलाबंदी करना रोक दिया। लेकिन अंग्रेज हैं, कहाँ मानेंगे, ये तो थित्थर किस्म के इंसान हैं, है ना, अपनी ही सुनते हैं। बस उन्होंने ये बात मानी नहीं और किलाबंदी करना शुरू किया। परिणाम दोनों के बीच में घटना हुई, है ना। घटना ये हुई कि जब सिराजुद्दौला वहां पे आक्रमण किया तो परिणाम हुआ कि अंग्रेज जो अधिकारी थे, गवर्नर ड्रैक और सेनापति मिनीचिन, ये भागकर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप में जाके अपने आप को शरण लिया, यानी कि अपना जान बचाया, है ना। भाग कर अपना जान बचाया। बेचारा मरता क्या नहीं करता, है ना। तो मरता क्या नहीं करता, ये सिचुएशन उसको देखने को मिला है ना। इसके बाद अब वहां भाग गया ये, कहां? फुल्टा द्वीप पे। इसके बाद जो घटना हुई है, एक है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना
के संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें 146 कुल अंग्रेजी, जैसे बात नहीं माने तो इन्होंने क्या किया कि एक कोठी में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया, और कैद कर दिया तो इसका परिणाम यह हुआ कि 23 व्यक्ति ही जिंदा मरे, 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, बाकी के व्यक्ति 123 जो है वो मारे गए। ऐसा माना जाता है इतिहास में कि एक मनगढ़ंत कहानी है, और ये मनगढ़ंत कहानी बनाया है जे हालवेल के द्वारा, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल की घटना की जानकारी कौन देता है, तो जे हालवेल का देता है। किसके समय में हुआ, सिराजुद्दौला के समय में हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाता है और आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। संघर्ष का कारण क्या था, फारुखसियर द्वारा दिया गया दस्तक। दस्तक का मतलब होता है दोस्तों कि मुगल बादशाह 10 हाथ से एक रंगे हुए कलर है, मतलब लाल रंग का कलर होता था, उसमें घोर दिया जाता था, उसमें 10 हाथ का उंगली का निशान लगाकर एक सादा जो मतलब कपड़ा होता था उस पे 10 हाथ का छाप दे दिया जाता था। ये कहने का मतलब है कि अंग्रेजों को मुगल बादशाह ने पूरी दोनों हाथ देख के आपको दिया परमिशन कि आप जाइए खुला बिजनेस कीजिए। ये आपका दस्तक मतलब 10 उंगली का निशान, परमिशन, दोनों हाथ से परमिशन दिया गया, है ना। इसका विरोध ये हुआ क्या था कि 3000 रुपये के बदले में पूरी बिजनेस करने की अनुमति दी थी, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, और फारुखसियर ने दी थी। अब क्या है कि इससे फारुखसियर ने जो दी थी ना व्यापार करने की अनुमति, ये दस्तक को क्या करता था, अंग्रेज अधिकारी छोटे छोटे व्यापारियों में उसको बेच भी देता था कि ठीक है हमें मिला हुआ है, तुम भी बिजनेस करो और वो कमीशन हमको दो, यानी अंग्रेजी अधिकारी को दो। इससे कंपनी और कंपनी के अधिकारियों को फायदा हो रहा था, लेकिन राज्य को रेवेन्यू तरीके से नुकसान हो रहा था। ये नुकसान सिराजुद्दौला को खटका। ये नुकसान किसको खटका, सिराजुद्दौला को। कहा कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए उसने क्या किया कि इसका विरोध किया। अंग्रेज हैं, कहाँ मानेंगे, है ना। अब देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये जो फुल्टा द्वीप पर चले गए थे लोग, अब उन्होंने क्या किया, मद्रास में एक किरानी बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ये रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, वाटसन के साथ मिलकर, है ना, मानिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता में मानिक चंद जो है बहुत बड़ा सेठ था, बैंकर था, उसके एक तरह से कलकत्ता पूरी तरह से उसके कब्र में था, है ना, उसकी चलती थी वहां। उसको अपने कैप्चर में लिया और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर अधिकार करते ही अंग्रेजों की बाछी खिल गई। इसलिए खिली क्योंकि कलकत्ता मेन सेंटर रहा है, और जो सिराजुद्दौला है वो भी मजबूर हो गया। अब परिणाम क्या हुआ, अलीगढ़ नगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच ये संधि हुई। पूछता है एग्जाम में कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुई, बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई है। इसमें क्या समझौता हुआ कि कंपनी को जो क्षेत्राधिकार है और विशेषाधिकार है वो पुनः प्राप्त हो जाएगा, ये बात हुई थी। इसके बाद नवाब स्वनिर्धारित मुआवजा कंपनी को देगा, ऐसा बात उसने एग्रीमेंट में किया। कंपनी को दुर्गीकृत करने और सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। अब बताइए, पहले फुल्टा द्वीप पर भाग गया, उसके बाद जब रिटर्न आया उस समय तो कुछ और भी उसको मिल गया, है ना। 13 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। चंद्रनगर छीना तो मामला तो गड़बड़ा गया। बस उसने कहा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि देखो भैया, ये अलीनगर की संधि का उल्लंघन है, ये ठीक बात नहीं है। इसी के बाद 1757 की जो पलासी की लड़ाई होती है उसका है। अब इसमें देखिएगा अंग्रेजों की ओर से इसमें मीर जाफर, यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और जगत सेठ, अमीचंद, है ना, ये सब लड़े किसके तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से। ये सब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है ना। मीर जाफर, यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद इत्यादि ने अंग्रेजों का साथ दिया मित्रों। और इसके साथ साथ देखिएगा आप, नवाब की 50 पलासी की लड़ाई होती है। पलासी की लड़ाई में
नवाब की 50,000 सेना के सामने 950 यूरोपियन पैदल सेना थी और इसके बाद 1000 तोपची था। तोपची का मतलब है कि तोप चलाने वाला, और 50 गो नाविक था। इसके साथ साथ 2100 भारतीय सेना था। मान के चलिए नवाब के पास 50,000 सेना और इसके पास कितना है, लगभग मान के चलिए 3100 सेना। 3100 सेना ने 50,000 सेना को हरा दिया। क्या आपको लगता है कि बिना धोखे का संभव है ना? बिना धोखे का यह संभव नहीं था। इसलिए एक इतिहासकार ने कहा है कि धोखे की नींव पर भारत में, है ना, अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट डाली गई। धोखे की नींव ही है ना। और नवाब की ओर से कौन लड़ा है? मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिक। बेचारा फ्रांसीसी मरता क्या न करता, है ना। वो उसके पास मजबूरी था, उसे चंद्रनगर की बस्ती, चंद्रनगर की जो फैक्ट्री है वो अंग्रेज छीन चुका था, तो नवाब का साथ देता तो नवाब उसको फिर चंद्रनगर में फैक्ट्री पे बिजनेस करने का मौका मिलता, इसलिए उसने नवाब का साथ दिया। अब आश्चर्य की बात है मित्रों कि देखिए नवाब की ओर से मीर मदान मारा गया पलासी की लड़ाई में। पलासी की लड़ाई दरअसल नदिया जिला में हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में कि पलासी की लड़ाई कहाँ हुई, तो नदिया जिला में हुआ। अब यहाँ पे नवाब भागकर मुर्शिदाबाद चला गया। जो उसका मेन था वही मर गया, मीर मदान। और जो उसका मेन सेनापति था, है ना, वो मीर जाफर, वो अंग्रेज का साथ दे रहा है। वो करे तो क्या करे, बेचारा कहीं का नहीं है, इसलिए वो भागकर मुर्शिदाबाद गया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, है ना, उसके आदेश पर मोहम्मद बेग ने नवाब की हत्या कर दी। नवाब की हत्या कर दी, बेचारा वहीं पे चला गया दुनिया से। अब यहाँ पे दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, जिसे हम साइड होते हैं पॉज करके नोट कर लिए, ठीक है। इस पलासी की युद्ध का परिणाम क्या हुआ है दोस्तों, इसको भी देखिए। परिणाम है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। स्वाभाविक बात है, मीर जाफर का बेटा मीरन, है ना, उसी ने मरवाया था उसको, तो बंगाल का नवाब बन गया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को जो एक किरानी बन के आया था। आप सोचिए, हमारे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ये बात समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो व्यक्ति किरानी बन के आया उसको बंगाल का गवर्नर बना उसकी क्वालिटी के आधार पे। आज के डेट में जो अच्छा काम करता है उसको कभी न कभी मतलब डिमोशन कर दिया जाता है, क्योंकि वो राजनेताओं के खिलाफ होता है। हमें यहाँ पे इस चीज से सीखना चाहिए, है ना। जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, है ना। खैर, रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 रुपया मिला, प्रॉपर रॉबर्ट क्लाइव को। इसके बाद 50,000 रुपया सेना को मिला। फिर नाविक के लिए कंपनी को दिया गया, है ना। कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिली। 24 परगना एक जिला है बंगाल में, है ना। 24 परगने की जमींदारी मिली और 1758 से 60 तक के लिए बर्धमान और नदिया जिला के कुछ हिस्से को उनको कंपनी के अधीन दिया गया। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 37,70,833 पाउंड रुपए मिले, इसको कंपनी को मिले। अब हम यहाँ चलते हैं, देखिए अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपया घूस मिला। कितनी बड़ी रकम है उस जमाने में, आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। व्यापारियों की संस्था नवाबों को हटाने और स्थापित करने की संस्था बन गई, यानी कि नृप निर्माता का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब देखिए, व्यापारी वर्ग का वर्चस्व था, चूंकि जो मुगल बादशाह फारुखसियर ने जो दस्तक प्रणाली दी थी उससे छोटे छोटे व्यापारियों को भी फायदा था, थोड़ा बड़े व्यापारियों को भी फायदा था अंग्रेजों के साथ साथ। और अंग्रेज के अधिकारी कंपनी के अलावा भी व्यापार करने लगे थे, तो उसको फायदा था। जो भी नवाब इन व्यापारियों के खिलाफ काम करता, यानी इनके हितों के खिलाफ काम करता, उस नवाब को हटाने के लिए सब मिलकर जो है एक प्रोपेगेंडा रच देते। इसलिए व्यापारी की संस्था जो है वो व्यापारिक संस्था नवाबों को बनाने और हटाने की एक संस्था बन गई, इसलिए इसको नृप निर्माता कहा गया। इतिहास के चरणों में क्या कहा गया दोस्तों? नृप निर्माता। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, मीर जाफर अगला बंगाल का गवर्नर बनता है। मीर जाफर क्या करता है, इसको गौर से देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
राम नारायण जो था बिहार प्रांत का शासक था, बिहार का गवर्नर था वो, है ना, उसको राजनीतिक राजभक्ति लेने के लिए मजबूर किया। कहा कि देखो मैं हूं यहाँ का नवाब, मेरे प्रति जिम्मेदार बनो, अंग्रेज के प्रति नहीं, है ना, मजबूर किया उसको। राजा राम सिंह उड़ीसा का था गवर्नर और राजा युगल सिंह पूर्णिया का गवर्नर था, उसको भी हटाने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं होने दिया। कौन? क्लाइव और वाटसन ने, है ना। कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत हो रहा है, तुमको हम ही नवाब बनाए हैं और तुम हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हो, ये होने नहीं देंगे हम, है ना। तो इसको सफल नहीं होने दिया। अब क्या हुआ कि यहां से माना जाता है इतिहास में कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य की नींव डाली गई, वैमनस्य की नींव डाल दी गई और फूट डालो राज करो की नीति का सूत्रपात माना जाता है। कैसे माना जाता है कि शासक बंगाल का मुस्लिम है और यहाँ का जो प्रांत का जो राजा, प्रांत का जो गवर्नर है वो हिंदू है। अब अंग्रेजों ने इन लोगों को यह समझाना शुरू किया कि देखो मुस्लिम शासक है और आप हिंदू हो इसलिए आपको हटा रहा है। ये फूट डालने का बहुत बड़ा नीति स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। अब क्या हुआ कि 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया, गवर्नर के पद से हट गया, अब दूसरा गवर्नर बना। इसके बाद हालवेल अस्थायी गवर्नर बन के आया, फिर इसके साथ वेंसिटाट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना और अंततः मीर जाफर इतना परेशान हुआ कि उसे अपनी सत्ता यानी अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा और 15,000 रुपये मासिक पेंशन उसको दिया गया और कलकत्ता में कहा कि देखो कलकत्ता में बैठ के तुम नाटक करो और देखो कि क्या हो रहा है, तुमसे राज न चलने वाला है ना। तुमको तुम नवाब हो, 15,000 रुपया हम तुमको मासिक पेंशन देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात कि मीर जाफर ने, देखो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारता है इंसान, सांप को पालोगे तो सांप तो डसेगा ना, तो डसा ही ना भैया। आलमगीर द्वितीय जो मुगल बादशाह था उससे आपने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी, उमरा एक ओहदा होता था, पद होता था, है ना, उमरा की उपाधि दिलवाई थी और वही आपको सत्ता से हटा दिया। तो ये चीजें इतिहास के पन्ना से हमें भी सीखना चाहिए। गलत गलत है, किसी कीमत पर सपोर्ट नहीं कीजिए उसका, तो एक दिन आप ही उसके चपेट में आ जाइएगा। इसीलिए इतिहास के पन्ने में मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाता है कि निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, वो है मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है मित्रों, इसलिए इसको जरा सा भी इग्नोर नहीं करिएगा आप लोग। अब इसके बाद मीर कासिम बनता है अगला नंबर। मीर कासिम का कंडीशन क्या है कि अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक बना है, ये नवाब बना है। इसने देखा कि ठीक है एक बार हम तो ले लिया, अब अंग्रेजों से, अंग्रेजों को साइड करना है, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से, क्योंकि अंग्रेजी इंटरवेंशन हो रहा था शासक में, अपने इससे बचने के लिए उसने राजधानी को मुंगेर बनाया। पूछता है एग्जाम में आपके कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर स्थापित किया? तो मीर कासिम ने किया। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने किया। अब ये भी वही काम कर रहा है जो इससे पहले के शासक ने किया कि अंग्रेज के सहयोग से सत्ता पर बैठ गए, अंग्रेज को दरकिनार करना शुरू कर दिया। भाई परिणाम क्या होगा आप अंदाज लगाइए कि वो बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। और शाह आलम द्वितीय का बिहार पर इसके समय में आक्रमण हुआ कंपनी के सहयोग से। कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को बुरी तरह पराजित कर दिया, बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद इसने खिजरी नामा कर वसूला। खिजरी नामा वह कर था जो, खिजरी नामा जो कर था वो कौन सा कर था? अधिकारियों द्वारा जो बचत की जाती थी, अधिकारियों द्वारा जो बचत की जाती थी उस बचत पर लगने वाला कर था, उसको खिजरी नामा कर कहा जाता है। ये मीर कासिम। अब अंग्रेज और आग बबूला हो रहे हैं, ये तो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इसके बाद सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, है ना, गुरगिन खान के अधीन सेना को रखा। गुरगिन खान कौन था? आर्मेनिया का एक बहुत ही प्रोफेशनल अधिकारी था, यानी कि सेना का अच्छा जानकार था, उसको कैसे प्रोफेशनल बनाया जाए इसलिए वो काम करता था। तो गुरगिन खान जो आर्मेनिया का था, ये क्वेश्चन आपके पूछता है एग्जाम में, कहाँ का था? आर्मेनिया का।
आर्मेनिया का था, है ना, आर्मेनिया एक देश है वहां का था। इसके बाद क्लाइव के समर्थन से बिहार के उप सूबेदार राम नारायण की हत्या करवा दी। फिर वही गलती कर रहा है ये, है ना। और एलिस ने पटना पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया, जिसको पटना हत्याकांड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पटना हत्याकांड कहा जाता था। दरअसल एक पटना फैक्ट्री थी और उसको अपने अंडर में करने का प्रयास किया एलिस ने। बस मीर कासिम ने उसके खिलाफ जो व्यवस्था लड़ाई लड़ी या उसको हटाने का प्रयास किया, उसकी इस पटना पर अधिकार करने का जो उसका प्लान था उसके खिलाफ उसने जो आक्रमण किया, इसलिए इसको पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है पटना का हत्याकांड से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो एलिस जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी ने जुलाई 1763 में, अब देखा मीर कासिम हमारे इंटरफेयर कर रहा है, हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, बस इसने हुआ क्या कि इसको रास्ता से हटाना है। रास्ता से हटाने के चक्कर में इसने क्या किया, ये मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। 65 तक हो रहा, वो नवाब गद्दी बैठा हुआ है, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर फिर इसके साथ एग्रीमेंट किया होगा, हम तुमको नवाब बनाते तो हमको ये बेनिफिट देना, है ना, इसके चक्कर में। अब दोस्तों क्या होता है, इसको देखिए कि मीर जाफर आया, है ना। मीर जाफर कंपनी को सभी कर से मुक्त कर दिया। कहा कि देखिए आप हमको गद्दी पर बिठाए हैं, आपसे कर लेंगे तो जुल्म की बात है ना। इस जुल्म के चक्कर में अपनी बर्बादी तय कर रहा है ये। बशर्ते कहेगा देखिए हमको आप सिर्फ नमक पे कर दे दीजिए। पता नहीं नमक में क्या था, हमको आज तक इतिहास के पन्नों में समझ नहीं आया कि नमक पे कर लिया, बाकी सब इतिहास सब जो टैक्स था उसको माफ कर दिया, है ना। इसने वही काम किया, 2.5% टैक्स लिया कर पे, नमक पे, और बाकी सब युद्ध माफ कर दिया। अब क्या हुआ कि इससे पहले के जो शासक हैं मीर कासिम, देखिए मीर कासिम, इनको हटा दिया गया, ये गद्दी बैठा हुआ है, इसको हटा के इसको मीर जाफर को बना दिया। मीर कासिम ने क्या किया कि एक आपस में ग्रुप बनाया क्या कि मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम जो बंगाल का उस समय नवाब था, जबरदस्ती मीर जाफर को घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, है ना। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, अवध का नवाब था, है ना। और शाह आलम द्वितीय जो है मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह था। इन तीनों की तिकड़ी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। दोस्तों इस बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। यही बिहार का बक्सर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कहीं कोई गुरेज नहीं है, प्रश्न तो आता ही आता है ना। और एक चीज मैं और आपको बैक ले जाना चाहता हूं, बक्सर के युद्ध से पहले जो युद्ध लड़ा है वो है करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उधौनला का युद्ध। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा आप। तो बक्सर के युद्ध में बंगाल की ओर से मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था, और अंग्रेज की ओर से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। ये क्वेश्चन भी बराबर आता है कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। इसके बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता इसी बक्सर की लड़ाई से स्थापित हो गई, और ये तय हो गया कि भारत पर शासन अंग्रेज करेंगे, और इसलिए अब बंगाल का नवाब कठपुतली हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, अगला जो संधि होता है उस संधि से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस संधि से क्लियर क्या हुआ है इसको देखिए। नजमुद्दौला अगला नवाब बना, और नजमुद्दौला था मीर जाफर का अल्पसंख्यक पुत्र था। मीर जाफर का अल्पसंख्यक कहा गया, अल्पवयस्क पुत्र था, जो उम्र में छोटा था। नाम के लिए नवाब बनाया गया, सारा कारनामा अंग्रेजों के अपने हाथ में किया। अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त पहला नवाब बना। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाब जो पहला अंग्रेजी संरक्षण में बना है बंगाल का नवाब? वो है नजमुद्दौला। इसके बाद दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए ध्यान देने की जरूरत है
वो है रॉबर्ट क्लाइव दोबारा फिर गवर्नर बन के आ गया बंगाल का। और इसके बाद इलाहाबाद की पहली संधि हुई, इलाहाबाद की पहली संधि हुई, जो इस बार बीपीएससी में भी पूछा है। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को हुई। इसमें शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई है। और ये संधि कब किसके बीच में हुई है? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर थे, है ना। इस बार साइन किया है नजमुद्दौला, यही अल्प वयस्क जो नवाब बनाया था, या यूं कहें कि कठपुतली नवाब बनाया था, उसी ने साइन भी किया है। प्रामाणिकता अपना नहीं छोड़ा है अंग्रेजों ने, इसको ध्यान रखिएगा। आप भी इतिहास के पन्नों से सीखने का प्रयास कीजिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई इस संधि के तहत। सम्राट को, जो सम्राट यानी शाह आलम द्वितीय था मुगल बादशाह, उसको क्या मिला? इलाहाबाद और करा का क्षेत्र मिला। इसके बाद सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन दिया गया। आगे देखिए, आप ऐश कीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम हैं, है ना। आप इलाहाबाद करा का इलाका लीजिए, 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन लीजिए और ऐश कीजिए। इसके बाद अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर मिली, वही उत्तरी सरकार जो मैंने पहले चर्चा किया है, उड़ीसा का उत्तरी सरकार जो उपजाऊ भूमि था, सब तो ले ही लिया अंग्रेज, बचा क्या आपके पास? अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, यही तो समझना है। इसके बाद एक चीज नोट में और रखिएगा कि अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त पहला नवाब नजमुद्दौला था, है ना। और बंगाल का अंतिम नवाब भी क्वेश्चन में आता है, वो है मुबारक-उद-दौला, जो 1770 से 75 में हुआ और 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट चालू हुआ। कंपनी पे लगाम लगाने का ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला प्रस्ताव था, जिसको आप नजमुद्दौला के समय में, सॉरी, मुबारक-उद-दौला के समय में हुआ था। अब हम मित्रों आपको ये बताना चाहते हैं, क्या हो गया, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह है ना। इसको क्या मिला? इलाहाबाद करा का क्षेत्र मिला और 26 लाख रुपया पेंशन मिला और अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का इलाका मिला। सेफ हो गया अंग्रेज। अब हम चलते हैं दूसरी इलाहाबाद की संधि पे। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई है, उसमें 16 अगस्त 1765 को ही है वो संधि। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, चूंकि नवाब जो है मीर कासिम की तरफ से लड़ा था शुजा-उद-दौला, और शुजा-उद-दौला कहा कि तुम क्यों लड़े हो? शुजा-उद-दौला को अंग्रेजों ने कहा तुमको क्या पड़ी थी लड़ने की, तुम नहीं लड़ते, तुम्हारा इलाहाबाद करा का क्षेत्र नहीं जाता, है ना। लेकिन भाई सत्ता की अपनी अपनी चॉइस होती है। बस इसने क्या किया, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में दूसरी संधि करता है अंग्रेज। इसके बाद करा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया जो मुगल बादशाह को दिया था पहली संधि में। अवध का पूरा इलाका नवाब को वापस कर दिया, है ना। कंपनी को चुनार का दुर्ग मिला। चुनार इलाका था, काफी दुर्ग था, यानी कि बाउंड्री किया था, और कंपनी के सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा जगह था वो, और 50 लाख रुपया मिला कंपनी को। इसके बाद बनारस और गाजीपुर क्षेत्र में राज बलवंत सिंह को उत्तराधिकार बनाया, जो अंग्रेजों की पसंदीदा व्यक्ति था। इसके अलावा कंपनी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली अवध में। इसके बाद नवाब के खर्च पर कंपनी की सेना अवध में स्थापित हो गई। सोच लीजिए दोस्तों, आपके सारे व्यवस्था को ये स्टेब्लिश कर रहा है। अब देखिए, उत्तरी भारत में पहले बंगाल यहाँ था, है ना। इसमें अवध भी जुड़ गया। अब अवध भी एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के अधीन तो आ ही गया ना। जब सेना आपके दरबार में रहा तो अब बचे कहाँ। इसके बाद ये दिल्ली है। अब सवाल उठता है कि चाहता तो यहाँ पर अंग्रेज भी अवध को अपने अंडर में मिला सकता था, लेकिन क्यों नहीं मिलाया? मिलाया इसलिए नहीं दोस्तों, क्योंकि अवध को बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। इधर मराठा था, मराठा शक्ति उभर रही थी। उत्तरी सरकार, उड़ीसा का जो इलाका है वो अंग्रेजों को ऑलरेडी मिल गया था। मराठा परेशान करता, क्योंकि मराठा सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर जाएगा, और दिल्ली की गद्दी पर जाएगा, और इधर जो अफगान, जो अहमद शाह अब्दाली का जो लड़ाई हुआ है मराठों से,
सदाशिवराव भावजी से जो पानीपत की तीसरी लड़ाई कही जाती है, उसमें अफगान जो शासक है सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण करेगा। तो दिल्ली पर आक्रमण करेगा, बंगाल तक पहुंचे उससे पहले उससे अवध में निपट लेंगे, है ना। इसलिए उसको बफर स्टेट के रूप में, सेफ्टी जोन के रूप में अवध का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया है। इसलिए बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी अवध को बंगाल में अंग्रेजों ने नहीं मिलाया है ना। इसके पीछे का उद्देश्य यही रहा, इसको आप गौर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या है कि बंगाल में द्वैत शासन यानी डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। डुअल गवर्नमेंट मतलब शासन में नजमुद्दौला तो बच्चा है, अभी अल्पवयस्क है, शासन चलाना अंग्रेजों को है। शासन में ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई कि कर्म हम करें भोगो तुम, है ना। देखते हैं हम इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, वो है कि द्वैत शासक के जनक किसको कहा जाता है? लियोकार्टिस को कहा जाता है। किसको? लियोकार्टिस को कहा जाता है। बंगाल में इसकी नींव किसने डाली? बंगाल में द्वैत शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने डाला है। ये भी क्वेश्चन में एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, रॉबर्ट क्लाइव डालता है। बंगाल में इसकी समाप्ति कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स करता है। कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स करता है। एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद विशेषता क्या थी इस डुअल गवर्नमेंट की, यानी कि द्वैत शासन की? उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार रहित उत्तरदायित्व। मतलब अधिकार है, आप नवाब हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है ना। तो इसलिए इसको उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व कहा गया। कैसे कुछ नहीं है? तो देखिए, जो सत्ता का यानी प्रशासन का विभाजन किया गया कि अंग्रेज अपने अंडर में किस मुद्दे को रखेगा और बंगाल के जो अल्पवयस्क नवाब है उसको क्या दिया जाएगा, उसके अंडर में क्या रहेगा, उसको गौर से पहले देखिए, समझ में आ जाएगा। क्लाइव के पास यानी अंग्रेजों के पास क्या क्या? प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी, है ना, ये अंग्रेज अपने पास रखे। नवाब के पास क्या मिला? आंतरिक सुरक्षा, शांति, फौजदारी, न्याय इत्यादि। बताइए, प्रशासन आपके हाथ में है, आंतरिक शांति नवाब करेगा, कैसे संभव है? आप अंदाजा लगा रहे हैं? कैसे संभव है? संभव कैसे होगा बताइए, दिमाग से थोड़ा सा सोचिए कि प्रशासन आपके हाथ में, मान के कहीं अशांति हुई तो क्या कहा? अब नवाब कहेगा, तो अल्पवयस्क है, कठपुतली है, नवाब कहेगा अंग्रेज को कि भाई देखिए ये स्थिति है, आप प्रशासन भेजिए। अब कहेगा प्रशासन कहाँ से भेजे? वो टाल मटोल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देश में यानी बंगाल में अगर कोई अशांति फैलेगी तो राजा की तरफ तो देखे, यानी कि नवाब की तरफ आम जनता देखेगा, तो आम जनता के नज़र में नवाब की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी, है ना। दूसरी बात, डेवलपमेंट करना है तो ये नवाब को करना है, लेकिन राजस्व अंग्रेज वसूलेगा, रेवेन्यू अंग्रेज वसूलेगा। मतलब है कि अगर कहीं सड़क बनाना है, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी है, तो राजस्व किसके पास है? अंग्रेज के पास है। तो पैसा से ही न व्यवस्था होगी, पैसा तो अंग्रेज के पास है। तो नवाब क्या करेगा? तो किसान क्या समझेगा कि नवाब कुछ नहीं कर रहा है, यानी नवाब की इमेज अपनी जनता के बीच खराब हो रही है, मलाई मार रहा है अंग्रेज, है ना। इसके बाद दीवानी, कोई भी मामला है, दीवानी सिविल मामला, वो अंग्रेज के पास है। राजा कुछ चाह के भी कुछ नहीं, इसलिए कहा गया ना उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार रहित उत्तरदायित्व, ये मामला आ गया। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी बेचारे के पास कुछ नहीं है। राजा, इसका उद्देश्य द्वैत शासन का एक ही था कि नवाब की स्थिति जनता के नज़र में बुरी हो जाए, यानी खराब हो जाए, और एक समय ऐसा आए कि हम जनता को कहें कि देखिए आपका नवाब फेल कर गया, हमें शासन, हम आपका शासन चलाएंगे, नवाब मतलब बंगाल का गद्दी हम संभालेंगे, अब नवाब को हटा दीजिए, हमारा साथ दीजिए, आप विद्रोह क्यों कीजिएगा, है ना। ये सिचुएशन था अंग्रेजों की चाल का। इसके बाद परिणाम द्वैत शासन का क्या हुआ मित्रों? परिणाम हुआ कृषि का ह्रास हुआ। मैंने अभी बताया, कृषि के विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा राजा के हाथ में नहीं है, लेकिन अंग्रेज के हाथ में है। अंग्रेज क्यों देगा? क्योंकि अंग्रेजों की नीति है कि नवाब को बदनाम करना, इसलिए किसानों की स्थिति खराब होती चलेगी दिन प्रतिदिन। अकाल पड़ा, किसानों अकाल जब पड़ा, सूखा पड़ा, उस समय में चूंकि पैसा अंग्रेजों के पास है,
वसूली का अधिकार है। राजा बेचारा चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। अकाल के समय में लोग मरे, लगभग लाखों लोग मारे गए। उस लाखों लोग में लाखों लोग की मृत्यु का कारण कौन बना? नवाब बना। मजा कौन मार रहा है? अंग्रेज मार रहा है। बदनाम कौन हुआ? नवाब हुआ। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, अकाल के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर था। कौन था? कार्टियर महोदय था। इसके बाद उद्योग दक्षता का ह्रास हुआ, इंडस्ट्री को लॉस हुआ, यानी छोटे छोटे लघु उद्योग थे उनको मौका ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी ही नहीं। मैंने कहा सारा व्यवस्था प्रशासनिक तंत्र अपने अंडर रखा हुआ है अंग्रेज। इसके बाद दक्षता यानी कि क्वालिटी, दस्तकारी जो उद्योग था, जो हाथ का बुनकर लोग थे, वो सब बर्बाद हो गए। इसको द्वैत शासन को कुछ कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको। द्वैत शासन को के.एम. पनिक्कर ने डाकुओं का काल कहा है। क्या कहा है? डाकुओं का काल कहा है ना। और पार्सिवल स्पीयर महोदय ने द्वैत शासन को बेशर्मी व लूट का काल कहा है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मित्रों, इसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, और नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर सुधार करने का प्रयास किया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसलिए क्लाइव के सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उपहार, कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेना बंद करवा दिया, कहा कि तुम्हें उपहार नहीं लेना है किसी से, है ना। दूसरा, निजी व्यापार पर भी रोक लगा दिया। कंपनी के अधिकारी लोग निजी व्यापार भी किया करते थे, उस पर भी रोक लगा दिया। तो भाई कंपनी के अधिकारियों को तो नुकसान हुआ ना, नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड नामक संस्था का गठन किया। सोसाइटी फॉर ट्रेड का नामक संस्था के द्वारा उसने क्या किया कि नमक, सुपारी और तंबाकू, इन सभी पर व्यापार का एकाधिकार सोसाइटी फॉर ट्रेड को दिया। और ये सोसाइटी फॉर ट्रेड इन सभी व्यापार से जो बिजनेस से जो बेनिफिट कमाता, वह कंपनी के अधिकारियों के पद के अनुसार उसका प्रॉफिट डिवाइड कर देता उसी रेशियो में, है ना, इनकी नुकसान को पूरा करने के लिए। देखिए सुपारी, तंबाकू, ये सब ऐसे गैर सोशल जो चीजें हैं उसको खूब प्रमोट किया। अफीम का व्यापार, आपको मालूम है कि चीन में अफीम खूब बेचा गया और उसके बदले में चाय लिया गया। मैं बताऊंगा आगे अंग्रेजों की आर्थिक नीति में, आपको ताज्जुब लगेगा, बड़ी आश्चर्य लगेगा ये सब चीज के बारे में। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, सिर्फ सब कुछ आपको मिलेगा। सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया और तर्क दिया गया कि केवल उन्हीं को दोहरा भत्ता मिलेगा जो बिहार बंगाल के बॉर्डर पर तैनात सैनिक हैं, है ना। अब परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जो अंग्रेजों के सैनिक में जो अधिकारी थे, है ना, वो ज्यादातर भारतीय भी थे और अंग्रेज भी थे, अंग्रेजी लोग भी थे। तो भारतीयों को तो ऐसे ही तिरस्कृत किया गया, दोयम दर्जे रखा गया, उनको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। लेकिन जो सफेदपोश अधिकारी थे यानी कि ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। इतिहास में उसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ विद्रोह जो किया गया उसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है, और ये हुआ है इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछता है। मित्रों, हम बंगाल से रिलेटेड सभी मुद्दों को मतलब आपके साथ शेयर किए हैं। एक भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना न के बराबर बनती है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट करिएगा। नोट कर लीजिए। एक बार अगर आप अपने इसको पूरी तरह से कवर अप कर लिए तो फिर आपको दूसरा कोई विकल्प इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी क्लास में जो बच्चे आते हो तो मैं लिखवा ही रहा हूँ। साथ साथ आपको जो हमसे हमारे क्लास तक नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी भी कारण से, डिस्टेंस के कारण से, आर्थिक स्थिति के कारण से, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराने का मेरा प्रयास है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट करके भी बताइए कि कहीं कुछ सुधार की जरूरत होगी, बिल्कुल मैं करूंगा। मेरी कोचिंग स्टडी सरनम आपके लिए हर हमेशा तत्पर रहेगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।